Assalamu alaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of pharmacognosy from King Taz Medical College, Gojra. Today we will discuss about chapter number 5 of pharmacognosy, enzymes. एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स यूज होते हैं, इसकी नेचर क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी जो एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं, जो इसके एंजाइम्स की जो हमारे पास काम करने की नोयत है उस पर असर करते हैं, जो कौन से ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से एंजाइम्स इफेक्ट हो सकता है और एंजाइम्स है क्या। एंजाइम दरअसल किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ये केमिकल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और बहुत से ऐसे कैटलिस्ट है जो क्या करते हैं जी, एंजाइम्स को या केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग यूज इट, यानी खुद को खत्म किए बगैर, खुद को इस्तेमाल हुए बगैर इन्होंने क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन को तेज करना होता है। अब देखें देयर आर द इन्होंने बोला कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम विच आर प्रोड्यूस बाय टू बी लिविंग सेल। अब लिविंग सेल यानी कि जिंदा जानदार क्या करेंगे, कैटलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे विच आर कैपेबल फॉर कैटलाइजिंग, यानी कैटलाइजिंग करते हैं बाय केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, तेज करते हैं, इनहांस कर देते हैं उसकी रिएक्टिविटी को। और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उस हम कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। अब कैटलिस्ट है क्या, वो कैटलिस्ट किसी भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कह सकते हैं जो इनऑर्गेनिक इन नेचर हो सकता है, ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये क्या करता है, जो खुद को इस्तेमाल किए बगैर या खुद को खत्म किए बगैर किसी भी रिएक्शन को स्पीड कर देता है। और सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, लेकिन सारे के सारे कैटलिस्ट वो एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये तमाम जी कुछ कैटलिस्ट की कुछ जो खसूसियात थी उनके बारे में बताया गया है कि ये जी केमिकल इन नेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, खुद को इस्तेमाल किए बगैर ये रिएक्शन को तेज कर देते हैं और तमाम के तमाम जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन तमाम कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर इनकी नेचर आ जाती है, कौन कौन से सब्सटेंस है जो एंजाइम्स में यूज होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे पास है। अब ऑल केमिकल रिएक्शन दैट कंटेन कार्बन, अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव से मौजूद होते हैं, यानी कार्बन, इन्हें हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। और ऐसे हमारे पास कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन हाइड्रोजन और इनके अलावा, ये कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितनी भी चीज़ें कायनात में मौजूद है उन पर मुश्तमिल हो, या जितनी भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मौजूद हैं, उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, उनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं। अब ऑल केमिकल दैट कंटेन मेनली कार्बन, जो ज़्यादातर कार्बन पर मुश्तमिल होती हैं उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, जबकि वो वाली सब्सटेंस जो कि जिनमें कार्बन मौजूद ना हो उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है टर्म, वो हमारे पास है सबस्ट्रेट। अब आपको पता है कि जो एंजाइम वो सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर देन हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है जो कैटलिस्ट वगैरह यूज करके हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हासिल हो जाता है जिसकी हमने क्या करवानी होती है, केमिकल रिएक्शन तेज अप करवाना, जो भी इस तरह के मतलब मसाइल होते हैं। अब सबस्ट्रेट देखें, देयर आर टू बी मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम अटैच, यानी कि ऐसी सब्सटेंस, ऐसा हमारे पास पार्टिकल जहाँ पे एंजाइम जाके अटैच होता है। फिर आपने ये सारे वो अटैचमेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे एंजाइम्स के, आपने प्रीवियस 9th में चैप्टर में लोकन की मॉडल्स वाले भी आपने पढ़े थे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला भी पढ़ा था आपने सबस्ट्रेट वहाँ पे। तो अब यहाँ पे सिर्फ जो आप इस कोर्स में आप देखेंगे कि सिर्फ कोई भी एक ऐसी सबस्ट्रेट है जहाँ पे एंजाइम जाके अटैच होते हैं, उसे एंजाइम्स या उसे सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो आपके मेन क्वेश्चन जो पूछा भी जा सकता है, पेपर्स में भी अक्सर आ सकता है, वो क्या है जी, एंजाइम्स और कैटलिस्ट के दरमियान डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे कि एंजाइम्स और ये, दरअसल हमने कहा कि जितने भी एंजाइम वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन तमाम कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होते, यानी कि इन दोनों का काम क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, उनको फास्ट करना विदाउट बीइंग यूज इट। तो अब इन दोनों में काम तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या आ जाता है। हमने कहा कि तमाम जो एंजाइम होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जबकि सारे के सारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। और एंजाइम मोस्टली क्या कहते हैं जी, ड्राई, हमारे पास ड्यूरिंग रिएक्शन के फॉर्म में ड्राई होते हैं, ठीक है, एंजाइम जितने भी है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं जी, डिस्ट्रॉय कर देते हैं तमाम केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं करते और ये वाले ड्राई होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स कहते हैं मोर स्पेसिफिक होते हैं नेचर, जबकि कैटलिस्ट नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। और एंजाइम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, बहुत पेचीदा होते हैं। कैटलिस्ट सिंपल होते हैं, कंपाउंड या सब्सटेंस, कोई भी सिंपल कंपाउंड या सब्सटेंस जिसके साथ एंजाइम ने अटैच होना है उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास स्पीड अप, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो करते हैं एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि उसकी कंसंट्रेशन एंजाइम की कितनी ज़्यादा है कितनी नहीं है। जबकि जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, इसकी जो कंसंट्रेशन
पे इसकी जो स्पीड होती है कैटलिस्ट की, ये इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जबकि एंजाइम की जो स्पीड है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये कुछ मेन डिफरेंस आ से जाते हैं जो कि एंजाइम और कैटलिस्ट के हैं। आप इसको मेनली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इनके डिफरेंस के बाद एंजाइम्स और कैटलिस्ट के डिफरेंस के बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है एंजाइम्स के बारे में, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एंजाइम्स की हैं जो हमारे इस कोर्स कंटेंट में शामिल है, जिनको हम स्टडी आउट करेंगे। अब पहली जो हमारे पास है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि एंजाइम एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये किसी भी रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी है, जो ऐसा रिएक्शन जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब चलना होता है, या बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए जिस रिएक्शन में चलना होता है, हम कैटालिस्ट को यूज करके या एंजाइम्स को यूज करके उसका ड्यूरेशन शॉर्ट कर सकते हैं, या उसका टाइम पीरियड शॉर्ट करके उसको रिएक्शन को हम कम वक्त में जो जल्दी परफॉर्म करवा सकते हैं। सोलिबिलिटी क्या रहती है कि ऐसे रिएक्शन जो सोल्यूबल नहीं होते या इनकी सोलिबिलिटी वगैरह की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट होता है, तो हम एंजाइम्स यूज करके उनकी सोलिबिलिटी के फैक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और फिर आ जाता है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में भी यही है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी रिएक्शन जो है जो बहुत ज्यादा लंबे अरसे में परफॉर्म होना होता है उसको शॉर्ट टाइम में हो जाता है, और इसमें जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं इसमें। फिर पीएच में आ जाता है कि जो कुछ जो तमाम जो हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं वो इनकी जो मतलब स्पेसिफिक इन पीएच होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं ऑप्टिमम पीएच के अंदर, ऑप्टिमम पीएच की रेंज के अंदर रह के ही अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी पीएच हमारे पास चेंज होती है तो एंजाइम की जो है एक्टिविटी है, जो उसके एंजाइम की रिएक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो पीएच चेंज का एंजाइम्स की रिएक्शन के एंजाइम्स की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, कि अगर बहुत सब तमाम जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच रेंज के अंदर ही वर्क कर सकती हैं, जो तकरीबन 3 to 4 हो सकती है, या हमारे पास 4 to 5 हो सकती है। मुख्तलिफ एंजाइम्स की यहाँ पे एग्जांपल्स भी आती हैं कि मुख्तलिफ एंजाइम जो मुख्तलिफ पीएच रेंज के अंदर वर्क कर सकता है। अगर पीएच थोड़ी सी भी उस रेंज से ऊपर या नीचे हो जाती है तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, अपना काम बंद कर देते हैं, वो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो स्टॉप हो सकती है। जो नेक्स्ट फैक्टर्स है हमारे पास, वो टेम्परेचर आ जाता है कि टेम्परेचर कैसा फैक्टर है जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, और प्रोटीन जैसे भी टेम्परेचर अब थोड़ा सा भी ज्यादा या कम होता है तो प्रोटीन के डीनेचर होने के चांसेस होते हैं। बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं वो जो कि तो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो जैसे टेम्परेचर की रेंज ज्यादा होती है उनकी रिएक्टिविटी में थोड़ा सा जो है ना वो रिएक्टिविटी जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक ऐसी रेंज होती है तकरीबन 30 to 40 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये एंजाइम्स की ऑप्टिमम वर्क करने की टेम्परेचर है, यानी कि 30 to 40 जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर के अंदर एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर सकता है। अब जैसे ही 40 से अबव टेम्परेचर जाएगा तो एंजाइम के डीनेचर होने के चांसेस है, क्योंकि वो प्रोटीन ही नेचर है। प्रोटीन को जितना भी थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर अगर मिल जाता है तो वो डीनेचर हो सकती है, एंजाइम की रिएक्टिविटी पे इफेक्ट हो सकता है, वो डीनेचर हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एंजाइम के वर्क करने पे बहुत से एंजाइम्स के वर्क करने पे हेल्प करते हैं। तो इन फैक्टर्स को देखेंगे कि अगर ये जो इन फैक्टर्स हमारे पास हैं, इनके क्या कहते हैं एंजाइम की रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनके होने की वजह से एंजाइम अपने जो है इसके जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्पीड अप रहती है या मैक्सिमम होती है। इनमें अगर थोड़ी सी भी चेंजेस होती है तो एंजाइम्स जो है ना अपना वर्क परफॉर्म सही से नहीं कर पाते हैं, या वो क्या कर सकते हैं अपनी रिएक्शन को, या वो डीनेचर हो सकते हैं, या उनकी रिएक्शन की स्पीड स्लो हो सकती है। देन हमारे पास एक रिएक्शन एंजाइम आ जाता है, हमारे पास है ब्रोमीलियन आ जाता है। ब्रोमीलियन एक एंजाइम है जिसको हम इधर डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा एंजाइम है और इसका कलर क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसको कहाँ से हासिल किया जाता है, या इनको किन किन फूड से इसका सोर्स क्या है, ठीक है, और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ये हमारे पास एंजाइम है। अब ये क्या है, फोटोलिटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है, ठीक है। मिल्क क्लॉटिंग जैसे कि दूध से दही बनने के यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है, तो वहाँ पे क्या है जी ब्रोमीलियन, या इसमें क्या होगा, इसमें फोटोलिटिक या एंजाइम यूज होता है जिससे हम, क्योंकि मिल्क जो है वो क्लोड कर जाता है। अब मिल्क क्लोड एक ही सूरत में होता है व्हेन जब योगर्ट फॉर्मेशन होनी होती है। अब वहाँ पे बहुत से ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं नेचुरली जो क्या करते हैं मिल्क को क्लोड कराने में हेल्प करते हैं। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज एंड नेक्स्ट फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, उसके कलर के बारे में, और हम देखेंगे उसकी सोलिबिलिटी के बारे में और कौन कौन से ब्रोमीलियन के इस्तेमाल हैं। अब इसमें
ब्रोमीलिन जो कि इसका सोर्स देखते हैं कि ब्रोमीलिन जो एंजाइम है वो हासिल कैसे किया जा सकता है, कौन-कौन से ऐसे सोर्सेज़ है जिससे हम इसको हासिल किया जाता है। अब जो हमारे पास पाइनएप्पल है, जैसे कि अनानास है, ये उस फ्रूट से बहुत हमें इफेक्टिवली इसको हम हासिल कर सकते हैं ब्रोमीलिन को। इसलिए कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास, इसमें आ जाता है जी कोमोसस, ठीक है? ये इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि अनानास का जो जूस है आप उससे भी या उसकी स्टेम से भी आप इसमें ब्रोमीलिन को क्या कर सकते हैं, इजीली हासिल कर सकते हैं। मेन सोर्स है ये इनकी, ये जो पाइनएप्पल फ्रूट आ जाता है हमारे पास, फैमिली आ जाती है हमारे पास इसकी। ब्रोमेलिएसी इसकी फैमिली है हमारे पास, इनकी ब्रोमेलिएसी की फैमिली के जितने भी फ्रूट्स आ जाते हैं, उससे हम ब्रोमेलिन के जो क्या है हासिल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का भी एंजाइम्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो ये क्या आता है जी, वो ऐसे एंजाइम जिनका मॉलिक्यूलर वेट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट है इसका अबाउट 2800 मिलीमोल्स, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है। कलर आ जाता है इसका लाइट येलो, पाइनएप्पल आपने देखा है तो लाइट येलो कलर का होता है या बफ कलर का इसका होता है, ये इसका कलर है। सॉल्युबिलिटी आ जाती है कि ये क्या होते हैं जी, जितने भी ब्रोमीलिन है वो सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, अल्कोहल और इसमें आ जाते हैं क्लोरोफॉर्म वगैरह में, यानी कि इसको पानी में आसानी से आप हल कर सकते हैं, अल्कोहल वगैरह में आ सकते हैं इसको आसानी से, या क्लोरोफॉर्म वगैरह में इजीली सॉल्यूबल होते हैं। इस्तेमालात इसके आ जाते हैं कि जो ब्रोमीलिन है वो किन किन जो सब्सटेंस में किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है, ये कौन कौन से ऐसे मुफीद इस्तेमालात है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये क्या करती है, एज ए स्पॉटिंग एजेंट होती है, तो क्या करती है जी, ट्रीटमेंट करती है इन्फ्लेमेशन एंड इसमें एडिमा, एडिमा यानी कि वाटर की एक्सेस की वजह से हो सकता है एडिमा, ठीक है? यानी सोजिश वगैरह जो होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ब्रोमीलिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये है, लेदर फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ब्रोमीलिन, ठीक है? लेदर फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये लेदर्स बैग बनाने में, लेदर शूज़ बनाने में, लेदर्स को क्या करते हैं, जैसे कि लेदर डायरेक्ट एनिमल से हासिल करके उसको प्यूरिफिकेशन, क्लीन और ड्राई जितने भी प्रोसेस से गुजार करना है उसको, जितने भी हम अपने काम करने के लिए बैग्स, शूज़ और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल, तो उसमें ब्रोमीलिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसका आ जाता है यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। इन प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है उसमें भी इसका जो क्या है बहुत अहम रोल है। ब्रोमीलिन जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है और बहुत इफेक्टिव एजेंट होती है। ये इजीली टेंडराइज कर देती है मीट को, यानी कि आपको गोश्त को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। यानी गोश्त जो मीट यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी टेंडर हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईजिली वो क्या सकता है, फ्लेक्सिबल और टेंडर्स, यानी कि जो हमारे पास मीट होता है वो बहुत जल्दी से सॉफ्टन हो सकता है। या आज हमने जो एंजाइम्स पढ़े थे, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फैक्टर्स पढ़े हैं उसके, फिर दैनिक के एंजाइम्स हमने ब्रोमीलिन पढ़ा है, उसके इस्तेमालात, उसके सोर्सेज, उसका कलर, उसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह के बारे पढ़े हैं। ये आपका हाफ चैप्टर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको। आई होप आपको ये प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की समझ आ गई हो। अल्लाह हाफ़िज़।